जैसा कि हम संविधान के अंतर्गत अर्थात इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में जैसा कि मैंने पढ़ा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसी प्रकार आप देखोगे राज्य स्तर पर भी एक राज्य की कार्यपालिका होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं वहाँ की विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर एकल न्यायपालिका का प्रावधान है, और एकल न्यायपालिका जो होती है वो केंद्र से लेकर आप वो सेशन तक आप देखोगे तो एक ही मतलब एक ही कड़ी में आप देखोगे वो क्या करते हैं, अपने को व्यवस्थित करते हैं, राइट। तो ये व्यवस्था जो है न्यायपालिका की, ये एकल न्यायपालिका है, और एकल न्यायपालिका हमारे देश में व्यवस्थित की गई है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में वहाँ पे जो न्यायपालिका है यानी कि केंद्र की अलग है, राज्य की अपनी अलग न्यायपालिका होती है। जिस प्रकार के केंद्र में उनका अपना सुप्रीम होता है, उसी प्रकार राज्यों में भी अपना एक सुप्रीम कोर्ट होता है, राइट। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम राज्य से संबंधित कार्यपालिका को समझेंगे कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसका क्या प्रयोजन है, क्यों व्यवस्थित की गई है। तो सबसे पहले आप जानते हो, अगर इसकी पृष्ठभूमि को समझें तो 1935 में आप देखोगे जब केंद्र में द्वैध शासन लगा था, भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है उसके साथ जो द्वैध शासन जो केंद्र में लगाया गया था, तो उसके अंतर्गत केंद्र की जो व्यवस्था थी वो वहाँ का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो उसके तहत संभाली जाती थी। जबकि राज्यों में जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी वहाँ का गवर्नर होता था, राइट। केंद्र में गवर्नर जनरल बैठता था और राज्य में गवर्नर बैठता था। तो इनके द्वारा ही वहाँ की जो भी व्यवस्थाएं थी, जो भी वहाँ की रेगुलेटर अथॉरिटियाँ थीं, उनको क्या किया जाता था, संचालित किया जाता था। तो ये जो व्यवस्था हमारे देश में की गई है, राइट, जो संवैधानिक तौर पर व्यवस्था जो देखने को मिलती है, वो संविधान के मूल संविधान में व्यवस्था जो प्रमाणित की गई है उनको विनिधान से की गई है। एक्चुअली में आप अगर देखोगे तो वो व्यवस्था जो है वो 1935 के अधिनियम के तहत ही आधारित है, ओके, के तहत ही आधारित है। बस थोड़ा अंतर ये है कि केंद्र में थोड़ा जो संसदीय व्यवस्था है वो अलग टाइप की है, राज्यों में आप देखोगे तो वो व्यवस्था है वो भी वही सेम व्यवस्था है, व्यवस्था सेम ही है। कंडीशन बस ये है कि जब ब्रिटेन की यहाँ पे जब केंद्र में द्वैध शासन लगा था तो वो व्यवस्था नहीं थी जिस प्रकार की हमारे यहाँ पे व्यवस्था है। बस इतना अंतर है कि केंद्र और राज्य में द्वैध शासन था। तो इस समय अगर आप देखोगे हमारे देश में मूल संविधान में भी आप देखोगे तो केंद्र और राज्य इनके बीच आप देखोगे शक्तियों का है एक बंटवारा है, ठीक, शक्तियों का अपना एक बंटवारा है। तो इस आधार पर देख सकते हो कि केंद्र की अपनी अलग शक्तियां होती हैं और राज्य की भी अपनी अलग शक्तियां होती हैं। तो इसके अंतर्गत हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। जिस प्रकार से संघ की कार्यपालिका को मैंने पढ़ा था भाग 5 में, उसी के अंतर्गत मैंने सब किसे किसे पढ़ा था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसी प्रकार हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे, और राज्य की जो कार्यपालिका है इसमें राज्य के अंतर्गत आने वाली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये भाग 6 में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है, और ये 153 से 167 तक इसकी जानकारी दी जाती है, ओके। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो राज्य हैं उनकी अपनी अलग से एक विनिधान प्रक्रिया है, और वो व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से उन व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करना है, उनको रेगुलेट करना है, उनके लिए पूर्ण रूप से एक अथॉरिटी होती है। वो अथॉरिटी आप देखोगे निश्चित रूप से एक प्रकार की देखा जाए तो वो कार्य पद्धति होती है जो राज्यों के माध्यम से रेगुलेट की जाती है। राज्य अपनी एक व्यवस्थित तरीके से जो एक अपनी व्यवस्था रखते हैं, और वो व्यवस्था जो है वो मूल संविधान के तहत उनको प्रदान की गई है, और वो उन्हीं के आधार पर ही क्या करते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को रेगुलेट या संचालित करते हैं। तो आप जानते हो कि जिस प्रकार से संघ में क्या होता था कि संघ में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती थी, उसी प्रकार से राज्यों में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है, जिस प्रकार से
केंद्र में होती है उसी प्रकार से राज्यों में भी होती है। लेकिन आप देखोगे व्यवस्थित तरीका जो है, यहाँ की व्यवस्था जो है वो एक सेम कंडीशन की है। तो आप जानते हो कि जो विधायिका है, विधायिका के वहाँ पे 2 अंग 3 अंग हुआ करते थे, जैसे कि राष्ट्रपति हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी आपको 3 अंग देखने को मिलेंगे। इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, राइट। तो ये इसके भी 3 अंग हैं, ये राज्य के 3 अंग होते हैं। तो आप जानते हो कि जो विधायिका है और जो विधानसभा विधायिका है, इस विधायिका को हम यहाँ राज्य का विधानमंडल भी बोल सकते हैं, राज्य का विधानमंडल। ठीक, तो इसके भी क्या है, ये 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो राज्यपाल हैं, ये जो राज्यपाल हैं इनकी अगर बात की जाए तो ये जिस प्रकार से राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, एक देश के प्रमुख होते हैं, इसी प्रकार से राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के प्रमुख होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं। और राज्यों की जो भी संस्थागत प्रणाली है या जो भी वहाँ के उनको जो पावर दी गई हैं उनके तहत या संविधान में निहित प्रावधान के तहत ये क्या करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि राज्य के प्रमुख होने के नाते, राज्य के प्रमुख होने के नाते इनको एक प्रकार की जो व्यवस्था शक्तियाँ दी गई हैं वो नाम मात्र की हैं। जैसे राष्ट्रपति को नाम मात्र शक्तियाँ होती थी, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी नाम मात्र शक्तियाँ दी गई हैं। राज्यपाल जो है वो भी राष्ट्रपति की तरह ही राज्यों में काम करेगा, राष्ट्रपति की तरह ही राज्यों में वो काम करेगा। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो कि जो पावर केंद्र पे आप देखोगे, जो वहाँ की मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद हुआ करती थी वो कैसे राष्ट्रपति को सलाह देती थी, उसी प्रकार से राज्य में आप देखोगे यहाँ पर जो मंत्री परिषद होती है, यहाँ पे जो मंत्री परिषद होती है उसके द्वारा इन्हें सलाह दी जाती है, उसकी सलाह पर ये काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल अगर जो होते हैं, ठीक, राज्यपाल जो होते हैं अगर इनकी नियुक्ति की अगर बात की जाए, इनकी नियुक्ति की बात की जाए तो इनके नियुक्ति के संदर्भ में आप देखोगे तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति प्रसाद पर्यंत करता है। ओके, इनकी नियुक्ति प्रसाद पर्यंत करता है। मतलब ऐसा होता है कि ये राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें हटा सकता है और जब चाहे इन्हें मतलब राज्यपाल बना सकता है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ देख सकते हो कि जब कोई राज्यपाल बनाया जाता है तो राज्यपाल जब कोई नियुक्त किया जाता है तो वहाँ पे रिक्तता नहीं होनी चाहिए। रिक्तता का मतलब ये है कि पद खाली नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर पद खाली होता है किसी भी परिस्थिति में, आगे हम क्लियर करेंगे परिस्थिति में, तो वहाँ हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनमें से किसी को भी राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन पद खाली नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन प्रसाद पर्यंत वो जरूर होता है, प्रसाद पर्यंत जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रसाद जो पर्यंत है, लेकिन संविधान में आप देखोगे इसे हटाने का उल्लेख तो नहीं किया गया है, संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है हटाने का, क्योंकि राज्यपाल जो है 5 वर्ष से ज़्यादा भी रह सकता है, जब तक रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। ओके, और उत्तराधिकारी को आपको पता ही होना चाहिए कि उत्तराधिकारी जब नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए वो प्रसाद पर्यंत करते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे ही राज्यपाल काम करता है, और राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटा सकता है, लेकिन हटाने का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, बस वो कभी भी इनको हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करने का मतलब ये है कि वहाँ सरकार यानी कि केंद्र सरकार ही करती है, लेकिन बस यही है कि राष्ट्रपति एक माइंड सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है, और राष्ट्रपति है वो मुख्य से अपने हाथ से काम करते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो राज्य में जो प्रमुख होता है राज्यपाल, उसकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार करती है।
ओके, और केंद्र सरकार है इसे जब चाहे तब हटा सकती है। ये राष्ट्रपति के विवेकाधिकार से नहीं होता है, इसमें केंद्र की जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होती है उनकी सहमति, उनकी सलाह के आधार पर ही राज्यपाल की नियुक्ति और इनके हटाया जा सकता है। इसके बाद आप देखोगे कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल जो होता है, आप एक चीज क्लियर कट कर लेना कि स्टार्टिंग में आप देखोगे ये राज्यपाल, राज्यपाल जो था एक्चुअली में, क्योंकि 1979 तक, 1979 तक ये व्यवस्था थी कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल जो है, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से अधीनस्थ काम करता था, अधीनस्थ काम करता था। क्योंकि आप जानते हो कि जब चाहे तब राष्ट्रपति हटा सकते थे, जब चाहे उनको नियुक्त कर सकते थे, समझ रहे हो। और जो शक्तियां उनको दी जाती थी, मतलब कि जो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के तहत उनको भी व्यवस्थित करता था, तो वो एक प्रकार से व्यवस्थित उनको करना पड़ता था राज्यपाल को। तो उस समय आप देखोगे 1979 तक राज्यपाल एक प्रकार से अधीनस्थ ही काम करते थे। वैसे अधीन तो नहीं है, अधीनस्थ काम करते थे, लेकिन बाद में 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि 1979 के बाद कि राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जरूर काम करते हैं, प्रसाद पर्यंत जरूर काम करते हैं, लेकिन वो इनके अधीनस्थ नहीं है। क्योंकि राज्यपाल जो हैं इनके अधीनस्थ नहीं है, वो स्वतंत्र काम करते हैं, समझ रहे हो। ये स्वतंत्र काम करते हैं, मतलब इनको जो संवैधानिक तौर पर जो शक्तियां दी गई हैं, इनका जो मूल पद जो मूल संविधान में दिया गया है, इनका जो संविधान में मूल संविधान में इनका पद दिया गया है, उसी के तहत ये काम करते हैं। उनकी जो इनको तहत पावर दी गई है उनके तहत ही ये काम करते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मनमाने चाहे ढंग से कुछ भी काम कराने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को कराए, ऐसा नहीं है। वो अधीनस्थ काम नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने काम करते हैं। जो संवैधानिक तौर पर जो उनको पावर दी गई है, ठीक है, जो राज्यपाल को दी गई है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रपति को जो पावर दी है राज्यपाल के संदर्भ में, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि विवेक से आधार पे राष्ट्रपति जो चाहे उसके अकॉर्डिंग राज्यपाल काम करें, ऐसा नहीं है। ये अधीनस्थ काम नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से ये काम करते हैं। इसके बाद आप देखोगे राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं ये केंद्र द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। क्योंकि कनाडा में ऐसी व्यवस्था है कि जो राज्यपाल जो नियुक्त किया जाता है वो केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जबकि अमेरिका में आप देखोगे, अमेरिका में राज्यपाल है वो सीधे निर्वाचित किया जाता है। अमेरिका में राज्यपाल को सीधा निर्वाचन होता है, जबकि कनाडा में केंद्र द्वारा निर्वाचन किया जाता है। तो अमेरिकी मॉडल को ना लेते हुए भारत ने राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान केंद्र द्वारा लिया गया है वो कनाडा से लिया है, राइट। तो आप दिमाग में ये क्लियर कट बैठा लेना। इसके बाद आप एक चीज और देखिएगा, राज्यपाल का अगर आप कार्य देखोगे तो राज्यपाल का, एक राज्यपाल जो होता है, क्या वो अपने राज्य के अंतर्गत ही काम कर सकता है? क्या वो दूसरे राज्यों को भी संभाल सकता है? तो आप देखोगे 1956 से पहले ये व्यवस्था थी कि एक राज्य है वो एक राज्य, एक राज्यपाल एक राज्य के अंतर्गत ही काम करेगा। ओके, एक राज्यपाल जो है वो एक राज्य के अंतर्गत ही काम करेगा। लेकिन 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन 1956 आया, इसके अंतर्गत इनको पावर दी गई, एक राज्य जो है, एक राज्यपाल जो है, एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकते हैं। ओके, वहाँ की व्यवस्था को रेगुलेट कर सकते हैं, विनियमित कर सकते हैं। तो ये पहले प्रोविजन नहीं था, मूल संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि एक राज्यपाल है वो दो या दो से अधिक राज्यों का भी कार्यभार संभाल सकता है। ये मूल संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। बस ये कहा गया है कि राज्यपाल है वो राज्यों का कार्यभार संभालेगा। अब कितने का संभालेगा, एक का संभालेगा कि दो का संभालेगा, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए 7वां संविधान संशोधन 1956 जो आया उसके तहत ये प्रोविजन किया गया, व्यवस्थित की गई, प्रोविजन दिया गया कि एक राज्यपाल है वो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच क्या कर सकते हैं, कार्यभार उसका संभाल सकते हैं। और इनका जो इससे इनका जो पेंशन वेतन भत्ता आया है, राइट,
पेंशन वेतन जो भत्ता एक्स्ट्रा है, क्योंकि उस समय आप देखोगे संविधान में केवल आप देखोगे एक राज्यपाल के भत्ते की बात करता है। ठीक, एक राज्यपाल के भत्ते की बात करता है, वो अनुसूचित 3 में इसका स्पष्ट वर्णन है। ठीक, राज्य से संबंधित जो पदाधिकारी होते हैं उनकी जो वेतन है, भत्ते हैं, वो किससे निर्धारित होते हैं? वो राज्य की संचय निधि से होते हैं। तो इसी प्रकार राज्य की संचय निधि पर ही राज्यपाल को वेतन भत्ते दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें एक राज्य के अंतर्गत जो राज्यपाल हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिसाइड किया जाता था। लेकिन जब एक वही राज्यपाल जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में अपना कारोबार संभालता है, उसको देखरेख करता है, तो फिर इसका जो पेंशन का जो वेतन भत्ता है उसको डिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर इसकी राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि इसको किस प्रकार का पेंशन भत्ता मिलना चाहिए। तो आप ये चीजें समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये राज्यपाल जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल जो नियुक्त हैं वो राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं और ये एक प्रपत्र के माध्यम से होते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आज्ञा पत्र। जो आज्ञा पत्र होता है उसके माध्यम से ये नियुक्त किए जाते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें इस बार समझ में आ गई होगी कि राज्यपाल को किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है। और अगर आप इसमें एक चीज़ और देखोगे कि आयु आपको पता होना चाहिए कि 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इसके बाद ये भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कैसा भी नागरिक हो, भारत का केवल नागरिक हो, ऐसा नहीं है विदेश का व्यक्ति भी बन सकता है, लेकिन भारत की नागरिकता अगर उसने ले ली है, बस भारत के नागरिक के बेस पर ही हमारे यहाँ पर पदाधिकारियों के उनका चयन किया जाता है। दूसरी बात अगर आप देखोगे कि कोई राज्यपाल जब जो चयन किया जाता है या जिसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, तो वह राज्यपाल किसी उस राज्य से, मतलब जिस राज्य से कोई राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो जैसे कि कोई व्यक्ति है यूपी का, इसे राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, तो इसे राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो इसे यूपी का ही से राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, इसे एमपी का बनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जिस अपने राज्य क्षेत्र में रहता है तो वह अगर राज्यपाल बनता है तो वह अपने अधिकार क्षेत्र या अपने राज्य क्षेत्र में वह अपनी सेवा नहीं देता है, वो दूसरे राज्य में देता है। समझ रहे हो? तो आप ये चीजें स्पष्ट समझ सकते हो कि एक राज्यपाल अपने जिस क्षेत्र में रहता है, जिस राज्य में रहता है, उस राज्य का वो राज्यपाल नहीं बन सकता है, वो दूसरे राज्य का राज्यपाल बनता है। तो आप एक ये क्लियर कट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी अगर आप देखोगे तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, के लिए भी राष्ट्रपति हैं वो डिसाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी आप देखोगे मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा डिसाइड किया जाता है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे पूरा डिक्लेयर करते हैं, तब राष्ट्रपति जो हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य राज्यपाल नियुक्त करते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एक चीज़ और देखना, आपको एक चीज़ क्लियर कट कर लो, राज्यपाल राष्ट्रपति जो होते हैं ये लाभ के पद पर नहीं होते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति जैसे हुए केंद्र में लेवल है, उसी प्रकार से राज्य में भी जो राज्यपाल हैं वो लाभ के पद पर नहीं होते हैं। एक चीज़ आप देखो, हाँ, वो व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो व्यक्ति अपने लाभ का पद त्याग कर दे, अपना लाभ का पद त्याग कर दे, यानी कि कोई प्रशासनिक क्षेत्र में अधिकारी है, ठीक है, वो राज्यपाल तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक वो अपना क्या कर दे, त्यागपत्र नहीं दे देता। त्यागपत्र देने के बाद उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता। ठीक है, तो आप ये चीज़ें कंडीशन आप क्लियर कट कर लीजिए कि किस आधारों पर इनको राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। चलो,
राज्यपाल की अगर पदावधि अगर आप देखोगे, राज्यपाल की जो पदावधि है वो हमने आपको क्लियर कट कर ही दी है कि राज्यपाल की जो पदावधि होती है वो प्रसाद पर्यंत होती है। ठीक, वो प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं राष्ट्रपति के। और राज्यपाल अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। जैसे इनकी पदावधि अगर देखोगे आप तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राइट, लेकिन ये राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। ओके, पहले भी दे सकते हैं। इसके बाद और कंडीशन अगर आप देखोगे तो एक चीज आप ये देख सकते हो कि अगर कोई राज्यपाल जो चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो वो राज्यपाल 5 वर्ष भी रह सकता है, 5 वर्ष से ऊपर भी रह सकता है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, वो 5 वर्ष भी रह सकता है और 5 वर्ष से ऊपर भी रह सकता है। यानी कि 5 से ऊपर तब तक हो सकता है जब तक नया उत्तराधिकारी का चयन नहीं हो जाता। और वो प्रसाद पर्यंत होता है, ये 5 साल से पहले भी उसे हटाया जा सकता है और वो राज्यपाल अपना त्यागपत्र देकर भी हट सकता है। ये आप इस पर समझ सकते हो। तो यही कंडीशन है, इनको आप दिमाग में क्लियर कट कर लीजिए कि किन आधारों पर इनको नियुक्त किया जा सकता है और इनका जो कार्यभार है कैसे वो कर सकते हैं। अगर यही राज्यपाल हैं किसी परिस्थिति बस, अगर यही राज्यपाल किसी परिस्थिति बस अपने पद को नहीं संचालन कर पा रहे हैं, या वो किसी परिस्थिति में हैं, या किसी स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, इनकी विभिन्न बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, इन विषयों पर आप देखोगे जो राज्यपाल हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है कि राज्यपाल की जगह अस्थायी रूप से कौन कार्यभार करता है? वो करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसका कार्यभार संभाल लेते हैं जब तक राज्यपाल अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद पर पुनः नहीं आ जाते, तब तक वो क्या करते हैं, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उसका कार्यभार संभालते हैं। और एक व्यक्ति है, कई बार राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति है वो कई बार राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगर वो अपने पद से इस्तीफा भी दे देता है तो जब दूसरा कोई आ जाता है तो उसके कार्यभार करने के बाद पुनः ये राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और एक राज्यपाल कई बार नियुक्त किया जा सकता है। बस ये है कि एक राज्यपाल अपने ही राज्य में वो नियुक्त नहीं होता है, अदर भी जितने भी राज्य होते हैं उनमें वो नियुक्त किया जा सकता है। बस आप ये दिमाग में क्लियर कट कर लो, इतना बेसिक बहुत है। चलिए, इसके बाद इनकी अगर और बातें अगर की जाएं तो आप देखोगे जो राज्यपाल होते हैं इनकी जो शक्तियां होती हैं जिनके अंतर्गत आप देखोगे केंद्रीय शक्तियां हुई, केंद्रीय शक्तियां नहीं, इसमें कार्यपालक शक्तियां हुई। कार्यपालक शक्तियों के साथ साथ कुछ इनकी विधायी शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती हैं, क्षमादान शक्तियां होती हैं। ओके, तो इन शक्तियों को हम एक एक क्लियर कट करके समझते हैं। तो आप जानते हो इनकी जो विधायी शक्तियां हैं, पहली राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल की शक्तियां। चलिए, राज्यपाल की शक्तियों में विधायी शक्ति, तो विधायी शक्ति के अंतर्गत आप समझोगे कि ये क्या करते हैं, जिस प्रकार से केंद्र में क्या होता है, जैसे सत्रावसान करना, एक केंद्र में जैसे सत्रावसान किया जाता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल क्या करते हैं, अपने जो विधानसभा होती है या विधानमंडल होता है उसका क्या कर देते हैं, ये सत्रावसान। तो सत्रावसान की पावर इन्हें होती है और इनका भी काम होता है सत्रावसान करना और सत्र को बुलाना। सेम मतलब जैसे केंद्र में होता है वही राज्य में भी राज्यपाल करते हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं और सेम कंडीशन वही होती है राज्य में भी वही राज्यपाल करते हैं। ओके, तो
आप ये समझ सकते हो, विधायी शक्ति के अंतर्गत आप अध्यादेश की शक्ति समझ सकते हो। तो अध्यादेश जो होता है वो 2213 के तहत ये जारी करते हैं, और ये अध्यादेश आप देखोगे एक कानून की तरह ही लागू होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति जारी करते हैं 123 के तहत, उसी प्रकार केंद्र में, राज्य में भी अध्यादेश 2213 के तहत राज्यपाल जारी करते हैं, और वो कानून की तरह ही वो लागू होता है। जो विधानमंडल में जो कानून बनता है, उस कानून के तहत जो प्रयोजन दिए जाते हैं, उनकी व्यवस्थित की जाती है, उसी अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार ही अध्यादेश जो राज्यपाल जारी करता है, तो वो एक समान रूप से लागू होता है, एक समान रूप से। ठीक, और व्यवस्था वही है जैसी राष्ट्रपति के अध्यादेश की थी। मैंने आपको वो उसमें समझा दिया था, इसमें कोई ज़्यादा इसमें खास हम समझाएंगे नहीं, चीज़ें वही हैं। और आप जानते हो कि जब बैठक होती है, बैठक में 6 हफ्ते में क्या करना पड़ता है, इसे कानून बनाना पड़ता है। ठीक, 6 हफ्ते में इसे कानून बनाना पड़ता है। और ये जो राज्य विधानमंडल है, ये तो कानून बना भी सकता है या तो इसे ख़त्म भी कर सकता है। दूसरी बात, जो अध्यादेश स्वतः भी 6 महीने बाद ये ख़त्म हो भी जाता है, 6 महीने बाद ये स्वतः भी ख़त्म हो जाता है। ओके, इसकी लिमिटेशन है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होता है, 6 महीने के अंदर अंदर कानून बनाना पड़ता है। अगर कानून केंद्र राज्य बना देता है, ठीक तो ठीक, अगर वो नहीं बनाता है तो वो ख़त्म करना चाहें, अगर वो पास नहीं होता है तो भी वो फेल हो जाएगा। चलिए, लेकिन जब तक बैठक नहीं होती है तब तक वो एक प्रकार से केंद्र की तरह ही लागू होता है, या हम कह सकते हैं कानून की तरह ही वो लागू हो सकता है। तो आप ये दिमाग में क्लियर कट कर लो। तो विधायी शक्तियों को लेकर आप समझ सकते हो। विधायी शक्तियों के अंतर्गत आप बिल को लेकर आप देख सकते हो। जो बिल होते हैं, क्योंकि कोई भी बिल है, ठीक, एक प्रस्ताव के रूप में जब वो राज्य में आता है, ठीक, राज्य में, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब राज्य में जैसे कोई बिल आता है तो राज्य में क्या होती है, विधानमंडल होता है, और विधानमंडल में विधानसभा होती है और विधान परिषद भी होती है। लेकिन विधान परिषद जो है केवल 7 राज्यों में है, राइट। अब पश्चिम बंगाल की भी बात हुई थी उसमें, ठीक है, तो अभी तक है नहीं। तो विधान जो सब परिषद है, विधान परिषद, एक मिनट, ये विधान परिषद जो है ये 7 राज्यों में है। ठीक, तो आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हो क्लियर कट, कि जो बिल होते हैं, इन बिल होते हैं, तो जब बिल ये विधानसभा या विधान परिषद जिन राज्यों में है उनमें जब ये पारित किए जाते हैं, तो इसके बाद ये बिल एक्ट नहीं बनता है। वो एक्ट जब बनेगा जब वो राज्यपाल जो होते हैं उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। राज्यपाल जब अपने सिग्नेचर करते हैं, इसके बाद ही ये बिल है, ये अधिनियम बनता है। इससे पहले ये अधिनियम नहीं बनता है। इसलिए इन्हें इस बिल को रखने की, उनको पुनर्विचार करने की या उनको ख़त्म करने की इनको शक्ति होती है। लेकिन हाँ, निरस्त नहीं करते। एक चीज़ दिमाग में क्लियर कट कर लेना थोड़ा, कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी बिल को ये निरस्त भी कर सकते हैं, ये निरस्त भी कर सकते हैं। जबकि राज्यपाल जो है, राज्यपाल जो होते हैं वो बिल को निरस्त नहीं कर सकते, बिल को निरस्त नहीं कर सकते हैं। इनके पास 4 प्रकार की पावर होती है। जैसे पहली, या तो ये इनके पास कोई बिल जाता है, राइट, वो विधानसभा और विधान परिषद से पारित होकर गया, राइट, वो फिर वो कहाँ जाता है, राज्यपाल के पास। और राज्यपाल के पास इसके संदर्भ में 4 शक्तियाँ होती हैं। या तो वो इस पर सिग्नेचर दे दें, या तो वो इन पर सिग्नेचर कर दें, राइट, सिग्नेचर कर देते हैं तो ये अधिनियम बन जाता है, ठीक। या तो इसको वो रोक के रख सकते हैं, रोक कर रख सकते हैं, ठीक। इसकी कोई अवधि नहीं होती है, रोक के वो रख सकते हैं। इसके बाद वो पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार के बाद आप देखोगे कि ये पुनर्विचार जब भेजते हैं, क्योंकि ये वीटो पावर है एक प्रकार से, और वीटो पावर हमने आपको कंप्लीट पढ़ाए हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा इनको, जो राज्यपाल होते हैं, इनको थोड़ा एक एडवांस शक्ति, वो पावर दी गई है, वो हम आपको भी क्लियर कट करेंगे। और पुनर्विचार जो है, देखना, पुनर्विचार जो है, अगर ये राज्यपाल लोकसभा, राज्यपाल जो हैं वो विधानसभा या विधान परिषद में
भेजते हैं, राइट। तो इस पर जब पुनर्विचार होता है, पूरा की जांच पड़ताल होती है दोबारा से, राइट। फिर इसके बाद क्या होता है कि यही जो बिल है पुनः जाता है राज्यपाल के पास। तो फिर राज्यपाल को अपनी 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 जो सिग्नेचर है वो करना ही पड़ता है, उसके लिए ये बाध्यकारी होते हैं, समझ रहे हो। तो आप एक चीज़ ये क्लियर कट कर लीजिए कि राज्यपाल के पास अगर पुनर्विचार के बाद अगर कोई बिल पुनः जाता है तो फिर राज्यपाल को वहाँ पर बाध्यकारी हो जाते हैं कि वो इसको सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, उनको अधिनियम बनाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये राज्यपाल के, ऐसा ही सेम राष्ट्रपति के पास भी है, सेम राष्ट्रपति के पास भी है। इसके बाद आप देखोगे इनके पास और भी एक शक्ति होती है, वो है या तो इनको लगता है कि इस बिल में कोई भी उनको लगता है कि ये राज्य के हित में नहीं है, कैसा भी हो, ठीक, राज्य के हित में नहीं है, तो वो बिल को आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति को भी पुनर्विचार के लिए वहाँ भेज सकते हैं, या राष्ट्रपति को वहाँ पर उनकी देखरेख के लिए, उनकी जांच के लिए वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। तो ये एक एडवांस इनको पावर दी गई है। तो ये राष्ट्रपति जो होते हैं, तो राष्ट्रपति या तो इसे निरस्त कर सकते हैं, निरस्त भी कर सकते हैं, इनके पास पावर होती है, या तो ये पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, राइट। या तो इन पर ये राष्ट्रपति क्या करते हैं, या तो इन्हें इस पर हस्ताक्षर करके इसे अधिनियम बना सकते हैं। और जब हस्ताक्षर करके जब अधिनियम बन जाता है तो फिर इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रहती है, ओके। जब यही हस्ताक्षर कर देते हैं फिर अधिनियम बन जाता है, फिर अधिनियम में जो राज्यपाल होते हैं इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन आप देखोगे जब ये पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है तो पुनर्विचार के लिए राज्यपाल के पास ही वो भेजते हैं, तो राज्यपाल क्या करते हैं उस पर उसे फिर से विधानमंडल में रखेंगे, तो विधानमंडल में पुनः उस पर पुनर्विचार होगा, तो फिर पुनर्विचार के बाद फिर राज्यपाल के पास जाएगा, तो राज्यपाल फिर उसे अधिनियम नहीं बनाते हैं, दिमाग में क्लियर कट कर लेना, फिर वो अधिनियम नहीं बनाते हैं, वो पुनः फिर राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, क्योंकि उस समय अब वो राष्ट्रपति के क्षेत्र में आ जाता है, राष्ट्रपति के क्षेत्र में आ जाता है। तो राष्ट्रपति उसको कई बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए वहाँ बाध्यकारी नहीं होता है कि एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेजे, 2 बार 3 बार, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कई बार वो भेज सकते हैं, ओके। लेकिन आप ये देख सकते हो कि राज्यपाल के पास अगर पुनर्विचार के लिए जाता है, राज्यपाल के पुनर्विचार के बाद अगर वो कोई बिल जाता है तो फिर वो बाध्यकारी हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पास अगर पुनर्विचार के लिए राज्य से संबंधित कोई बिल जाता है तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी नहीं होते। ये दिमाग में आप क्लियर कट बैठा लो। चलिए, तो ये उनकी विधायी से संबंधित शक्तियां थी, अध्यादेश से रिलेवेंट शक्तियां हैं। और इसमें आप देखोगे इसी में मैं विधायी शक्ति के अंतर्गत जैसे विधानसभा का जैसे विघटन करना है, पहले भी विघटन कर सकते हैं, राइट। यहाँ भी जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव होता है तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ भी इनको विघटन कर सकते हैं। और किसी भी सदन में विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन के विधेयकों में किसी मसले पर ये संदेश भी भेज सकते हैं। इसके बाद ये अगर विधानसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का अगर पद खाली होता है तो उस समय ये किसी विधानसभा के सदस्य को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी ये नियुक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, ठीक, उनमें से 1/6 सदस्य ये राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं। आप ये भी लिख सकते हो 1/6 सदस्य ये राज्यपाल नियुक्त करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही ये आंग्ल भारतीय समुदाय को भी एक नियुक्त करते हैं। एक आंग्ल भारतीय समुदाय जैसे राष्ट्रपति 2 नियुक्त करते हैं, इसी प्रकार से राज्यपाल भी एक अपने राज्य क्षेत्र में जो आंग्ल लोग होते हैं उनके लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय का एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय का एक सदस्य को नियुक्त करते हैं। आप ये चीज़ें इसमें लिख सकते हो। चलिए, इसके बाद अगर आप और देखना चाहो तो इसमें जैसे राज्य जो लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग है, या नियंत्रक महालेखा परीक्षक है जो राज्यों में जो काम करते हैं, महालेखाकार हम उसे बोलते हैं,
महालेखाकार है, उनकी जो रिपोर्ट होती हैं वो भी विधानसभा के में प्रस्तुत कराते हैं। इनका यही काम होता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरी शक्ति जो आती है कार्यपालक शक्ति, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे विधायी शक्ति के अंतर्गत है तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का नियुक्ति यही करते हैं। उसके बाद ये राज्य लोक सेवा आयोग और महानियंत्रक, यहाँ पे वो होता है महालेखाकार। इनकी जो रिपोर्टें होती हैं वो विधान सभा में रखते हैं, की प्रस्तुति ये विधानसभा में ही कराते हैं। चलिए, तो ये आप इसमें लिख सकते हो, ज़्यादा कोई खास नहीं है। अध्यादेश के विषय हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और जैसे अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ठीक है, अगर उनका पद खाली होता है तो फिर ये, जैसे विधानसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उनका पद खाली होता है तो उन्हीं सदस्यों में से ये नियुक्त कर सकते हैं। राइट, ये इनकी कुछ विधायी शक्तियां होती हैं, आप ये समझ सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं कार्यपालक शक्तियां। दूसरी आती है कार्यपालक शक्ति। तो कार्यपालक जो शक्ति है, इसका मतलब है कार्यभार से संबंधित इनकी कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो नियुक्ति से रिलेटेड होती हैं। नियुक्ति में आप देखोगे, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है, राइट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद होती है, वहाँ के जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, एक वो मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर ही ये राज्यपाल उनको नियुक्त करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं, का ये भी काम है। इसके बाद ये महालेखाकार उसकी नियुक्ति करते हैं, और महाधिवक्ता इनकी ये नियुक्ति करते हैं। राइट, इनकी नियुक्ति करते हैं। ये एक प्रकार से देखे जाएं तो ये भी प्रसाद पर्यंत होते हैं। राइट, ये भी प्रसाद पर्यंत ही होते हैं। चलिए, तो ये नियुक्ति से संबंधित हैं। और भी अगर नियुक्ति करते हैं तो जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और या सदस्य होते हैं, उनकी ये नियुक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें पद से राष्ट्रपति हटाते हैं केवल। ये राज्यपाल केवल नियुक्ति कर सकते हैं, इनकी पद से नहीं हटा सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसी प्रकार आप इसमें और देखना चाहो तो जैसे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? वो करते हैं राष्ट्रपति। वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये क्या काम करते हैं? शपथ दिलाते हैं। राइट, लेकिन इन्हें हटाने का जो प्रावधान है, वो है महाभियोग के माध्यम से। और महाभियोग जो है, इनका जो महाभियोग जो लगता है, ये केंद्र में ही लगता है, केंद्र की संसद में। ठीक, ऐसा नहीं है कि इनका जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन पर जो महाभियोग लगाई जाती है या महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो संसद में होती है, तो उसी प्रकार मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के होते हैं उनकी भी जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद में ही होती है, यहाँ पर विधानमंडल में नहीं होती है। ओके, राइट, तो आप ये चीज़ें दिमाग में क्लियर कट कर लेना एक बार सही से। चलिए, और अगर आप देखोगे कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत, तो
राज्य सरकार के जितने भी कार्यकारी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो। राज्य के निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनकी ये नियुक्ति करते हैं, सेवा शर्तें कार्यावधि यही तय करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये लेकिन जो राज्यपाल का जो जो सॉरी जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है इनकी ये नियुक्ति जरूर करते हैं। ठीक है, और उसे उसे हटाया कैसे जा सकता है, जैसे उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाते हैं। निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, उसको नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन उसे राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सॉरी हम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी प्रक्रिया के तहत ही इनको हटाया जा सकता है। चलिए, और भी हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो प्रशासनिक मामलों के संदर्भ में इनसे प्रस्ताव या जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, यदि कोई मंत्री से कोई निर्णय लिया जाता है, ठीक है, अगर कोई मंत्री परिषद में अगर मंत्री से कोई निर्णय लिया जाता है, ठीक है, तो उस पर इनकी ये विचार विमर्श मांग सकते हैं, आप ये भी समझ सकते हो। इसके बाद राष्ट्रपति से ये राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की ये सिफारिश कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति इनके परामर्श से ही लगाए, वो अपने से भी लगा सकता है, लेकिन अगर राज्यपाल को भी लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो वो परामर्श कर सकते हैं राष्ट्रपति से। तो आप ये चीज़ें दिमाग में क्लियर कट कर लो। तो ये एक प्रकार की इनकी कार्यकारी जो शक्तियां हैं इनके अंतर्गत इतना बहुत हैं, पर्याप्त हैं। चलिए, और भी आप देखोगे, जैसे जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति शासन में तो ये उनके अधीक्षक के रूप में कौन काम करते हैं, ये करते हैं राज्यपाल। वो राष्ट्रपति नाम से शासन जरूर है, लेकिन उसका जो कार्यभार है राष्ट्रपति शासन से संबंधित वो राज्यपाल ही देखता है। ओके, लेकिन उस समय राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती हैं वो राज्यपाल के नाम की शक्तियाँ नहीं रहती हैं। वो एक प्रकार से देखा जाए राष्ट्रपति के नाम से ही वहाँ की पावर होती है, वो रेगुलेट रहती है, लेकिन राज्यपाल औपचारिक रूप से काम करते हैं। ओके, ये चीज़ें आप समझ सकते हो। तो इतना पर्याप्त है आपके लिए। और आप देखोगे विश्वविद्यालय के जैसे कुलापति भी यही होते हैं, विश्वविद्यालय के कुलापति। तो राज्यपाल जो होते हैं ये विश्वविद्यालय के कुलापति भी होते हैं। यूजीसी आप देखोगे, यूजीसी जो होता है, राइट, उसके तहत जो विश्वविद्यालय होते हैं केंद्र में भी होते हैं, राज्यों में भी होते हैं। तो केंद्र के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलापति कौन होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। और जैसे राज्यों के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलापति कौन होते हैं, वो होते हैं राज्यपाल। चलिए, ऐसे राज्यपाल देखोगे कुलापति जरूर होते हैं, लेकिन वहाँ पे कार्य जो करता है वो उपकुलापति होता है, उपकुलापति। ठीक, वो कार्यभार देखता है। राज्यपाल केवल कुलापति नाम से ही हैं, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद वित्तीय शक्तियां अगर आप देखोगे तो वित्तीय शक्तियों में कोई ज़्यादा खास नहीं है। वित्तीय शक्तियों में इनकी कुछ शक्तियां होती हैं, जैसे कि आप देखोगे जो धन विधेयक होता है, वित्तीय शक्तियां, जो धन विधेयक होता है वो राज्यपाल के परामर्श से ही, राज्यपाल की पहली पूर्ण अनुमति के बाद ही इसे विधानसभा में रखा जाता है। ठीक है, और विधानसभा में ही रखा जाता है, ये विधान परिषद में नहीं रखा जाता है। आप दिमाग में क्लियर कट कर लो, राइट। सेम वही व्यवस्था है जैसे कि केंद्र में होती है। चलिए, इसके बाद जो वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे राज्य का जो बजट होता है उस बजट पर जो कर से संबंधित जो बजट होता है वो राज्य विधानमंडल के सामने यही रखवाते हैं। इसके बाद अनुदान की मांग
से संबंधित कोई फैसले होते हैं वो भी यही करवाते हैं। और राज्य स्तर पर आप देखोगे जो पंचायत हैं या नगर पालिकाएं होती हैं, ठीक है, तो उनके संबंधित उनकी समीक्षा से संबंधित ये वित्त आयोग का भी गठन करते हैं। तो लिख लो, जो राज्य स्तर पर जो निचले स्तर पर आप देखोगे जो पंचायतें होती हैं, पंचायतें या नगर पालिकाएं, उनकी वित्तीय से संबंधित समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। जैसे केंद्र में कौन करते हैं, राष्ट्रपति वित्त आयोग का हर 5 वर्ष में गठन करते हैं। इसी प्रकार से ये राज्यों में भी वित्त आयोग गठन करते हैं। साथ ही साथ ये नगर पंचायतों के लिए भी अलग से एक वित्त आयोग का ये गठन करते हैं, या पंचायतों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं उनके लिए भी ये पंचायतों का गठन करते हैं। चलिए, तो ये कुछ इनकी संदर्भ में स्थिति है, आप इनको देख सकते हो। चलो, क्षमादान शक्ति अगर आप देखोगे, इसके बाद आती है क्षमादान शक्ति। ये तो कर से संबंधित है। कर तो आपको पता ही है कि राज्य से संबंधित जितने भी कर होते हैं वो राज्य ही रखता है, यानी कि जो भी कर राज्य लगाएगा वो राज्य ही रखता है, वो केंद्र को नहीं देता है। और केंद्र में जो कर लगते हैं वो केंद्र का फिर उनका राज्यों में वितरण किया जाता है। लेकिन राज्य जो भी कर के माध्यम से जो संपत्ति अधिग्रहित करेगा, जो धन अधिग्रहण करेगा, उसे वो केंद्र को नहीं देता है, अपने पास ही रखता है। बस इतना काफ़ी है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए। इसके बाद इसमें आता है क्षमादान शक्ति। तो क्षमादान शक्ति आपको पता होना चाहिए कि क्षमादान शक्ति स्वयं राष्ट्रपति के समान ही होती है। बस थोड़ा डिफरेंस, दो चीज़ों का डिफरेंस होता है कि ये मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। बस थोड़ा इसे कम ज़्यादा भले ही कर सकते हैं, इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्षमा नहीं कर सकते। मतलब पूर्ण क्षमा, मृत्यु दंड जिस व्यक्ति को दिया गया है उसे पूर्ण रूप से क्षमा नहीं किया जा सकता। इसके बाद ये जो मार्शल लॉ के तहत, मार्शल लॉ या सैन्य शासन जहाँ लगा होता है वहाँ पे मार्शल लॉ उसका खुद होता है। तो उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उससे संबंधित किसी भी विषय में इन्हें क्षमादान शक्ति प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि सैन्य शासन जो राज्यों में लगाया जाता है, या कहीं पूरे भारत में लगाया जाए या राज्य में किसी क्षेत्र में लगाया जाए, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है, ओके, दंड दिया गया है, तो उसको क्षमा राज्यपाल नहीं कर सकता है। ओके, राज्यपाल नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति जरूर कर सकता है। और एक दिमाग में क्लियर कर लेना, मार्शल लॉ के तहत किसी को दंड दिया गया है तो आप वो मार्शल लॉ के विरुद्ध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, केवल राष्ट्रपति के पास आप क्षमा मांग सकते हो। और राज्यपाल को तो इसमें कोई क्षमादान की शक्ति को प्राप्ति ही नहीं है। तो बस, और क्षमादान शक्तियाँ स्वयं होती हैं, जैसे राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं वैसे राज्यपाल को भी प्राप्त होती हैं। बस बेसिक डिफरेंस इतना ही है कि मृत्यु दंड को ये क्षमा नहीं कर सकते, मार्शल लॉ के तहत दिए गए व्यक्ति को ये क्षमा नहीं कर सकते। चलिए, तो ये कुछ इनकी क्षमादान की शक्तियां हैं। चलो, न्यायिक शक्तियां अगर आप देखोगे तो न्यायिक शक्तियों में तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यपाल द्वारा ही संबंधित जो राज्य के कोई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों उनकी नियुक्ति के मामले में भी राष्ट्रपति से विचार कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी भी है इसमें कि राज्य उच्च न्यायालय से जो साथ में कुछ विचार होते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति है, उनकी स्थानांतरण है, प्रोन्नति है, उनके संदर्भ में भी ये कर सकते हैं। ये कुछ इनकी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। तो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत ही यही क्षमादान शक्ति है। ठीक है, न्यायिक शक्तियों में ही क्षमादान शक्ति आ जाती है। इसमें आप ये चीज़ें क्लियर कट कर लीजिए।
चलिए, वो क्षमादान के अंतर्गत आप देख सकते हो एक प्रकार का न्याय की शक्ति है, उसी में आ जाती हैं, लेकिन कुछ थोड़ा डिफरेंस होती हैं। ओके। हम्म। चलो। चलो, अब हम बात करते हैं राज्यपाल की। अगर संवैधानिक स्थिति को आपको पता ही होना चाहिए, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति किस प्रकार की है, वो हमने आपको क्लियर कट कर ही दिया है। इनके पास विवेकाधिकार भी शक्ति होती हैं। जैसे कोई भी मुख्यमंत्री, जैसे अगर पद पे नहीं होता है तो फिर ये मुख्यमंत्री को भी नियुक्त कर सकते हैं, तो विवेकाधिकार इनके पास शक्ति होती है। लेकिन बहुमत है वो दिखाना पड़ता है, क्योंकि इसमें सीटों का है वो स्पष्ट विवरण होता है, 36 सीटें से प्लस होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को वो क्या करते हैं, वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन ये विवेकाधिकार पर होता है, आप एक चीज़ें आप क्लियर कट कर सकते हो। चलो। चलो, तो इसमें इतना ही राज्यपाल के संदर्भ में काफ़ी हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर राज्यपाल के संदर्भ में समझ में आया होगा। चलो।